Hello guys, good afternoon, good evening I guess. After 4 weeks, good evening, na? Yeah, तो आ गया. Okay, there were some technical issues, that's why it took a little time. Chalo, we'll start now. Actually, I had prepared some slides for you, but उसमें कुछ होने में दिक्कत हुई थी. तो अभी बिना स्लाइड के करते हैं actually आज. Then next time we'll start slides. Okay. Yeah, machines I guess. चलिए let's start. तो क्या किया था हम लोगों ने last time? कहाँ तक किया था? We were on voice. You were doing voice. एक्टिव पैसिव हम लोग कर रहे थे एंड उसमें हम लोगों ने आई गेस ये लिखा था एक्टिव पैसिव को जो मॉडल वर्ब के साथ कैसे बनाते हैं, इसका मॉडल वर्ब का कैसे फॉर्म करते हैं. ये किया था. आवाज आ रही है सबको? ये देख पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर. चलिए नाइस. चलिए नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वही देखा था कि मॉडल वर्ब का यानी यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऐसा लिखा था. तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूज टाइप का कुछ एग्जांपल किया था हम लोगों ने. आज हम देखते हैं passive of the verbs to objects. यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगते हैं उनका पैसिव किस तरीके से फॉर्म होगा. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. ऐसा सेंटेंस, ही gave me some money. Okay. तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मी एंड सम मनी, यानी कि जो भी पैसा है वहां पे. जो वर्ब के डायरेक्ट पार्ट जो ऑब्जेक्ट लिखता है इसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, या सो दिस इज कॉल्ड, ये वाला होता है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इस तरीके की बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं. जैसे he presented me a watch. ठीक है, इसमें लिखा था he gave me some money, he presented me a watch, I presented him something. ठीक है, तो this one is called indirect object, this is डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दो तरीके के हमारे वर्ब्स होते हैं, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव जो हमने पढ़ा था. तो ट्रांसिटिव में जिसके साथ आप एक ही ऑब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है, वर्ब्स जिनके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट लगता है उन्हें बोलते हैं हम लोग verbs that take सिंगुलर ऑब्जेक्ट. जिनके साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं मोनोट्रांसिटिव. ठीक है, मोनो वर्ड आपको पता होगा सिंगुलर दिखाता है. ठीक है, मोनोट्रांसिटिव. एंड जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब्स दैट टेक टू ऑब्जेक्ट विद देम, उसे बोलते हैं हम लोग डायट्रांसिटिव. ठीक है, तो मोनोट्रांसिटिव एक ऑब्जेक्ट वाला और डायट्रांसिटिव दो ऑब्जेक्ट वाला. ठीक है, जैसे he admires you. तो ये तो अलग से कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है, बस सिंपल है कि जैसे he admires you, यहाँ पे इसके साथ एक ही ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं
डायरेक्ट ट्रांसटिव, ठीक है, लाइक मोनो ट्रांसटिव. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज, जब हम इसे चेंज करते हैं ट्रांजिटिव में, यानी कि सॉरी एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो किस तरीके से होता है. तो ये तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट मोनो ट्रांसटिव एंड डाई ट्रांसटिव का. एक लग रहा है तो हम उसके साथ लगा उसे बोलते हैं मोनो ट्रांसटिव. जब दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं उसे बोलते हैं लोग डाई ट्रांसटिव. एंड कुछ हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हम दोनों लगा सकते हैं, सिंगुलर भी. Some verbs can work as both monotransitive and ditransitive. ठीक है, जैसे he told a story, ठीक है, और इसके साथ हम ऐसे ही बोल सकते हैं he told me a story, ठीक है. तो बस दिस इज द थिंग, ये वर्ब्स के बारे में था, मोनोट्रांसिटिव एंड डायट्रांसिटिव. बस हमें इसका नाम पता चल गया, बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि जहाँ पे पूछा जाए कौन सा क्या है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज मोनोट्रांसिटिव एंड डायट्रांसिटिव. नाउ अब इसको जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं. तो इफ आई राइट अ सेंटेंस, जिसमें बोलता हूँ he lent me some money, ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पे these are two objects. सो हम किस तरीके से बनाएंगे इसका पैसिव में. देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. यस, बिल्कुल सही. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लेके बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों हैं. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम यही बोलते हैं यस सम मनी was, ठीक है, lent to me by him, है ना. यस, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा I was, करेक्ट, बिल्कुल सही. फिर ना I was lent some money by him. ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसका पैसिव बना सकते हैं. और अगर जैसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में बस आपको सेंटेंस ही तो दिया होगा, ठीक है, तो आपको पता है दोनों तरीके से इसका बना सकते हो. तो ऑप्शंस में या तो ऑप्शन में एग्जाम में दोनों नहीं होंगे. एग्जाम में क्या होगा, आपको अगर जैसे ऑप्शंस दिए हैं, अगर मान लो कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, उसमें बोला गया है नीचे पैसिव के 4 फॉर्म दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना सही कौन सा है. तो या तो इसी के 4 होंगे या दोनों के मिक्स 4 अगर होंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं एरर होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ठीक, दोनों सही दे रखे हैं then you have to select a one. तो ऐसा कुछ नहीं, you can't select one from them. ठीक है, तो उसके साथ में आप एक सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों ही ठीक है. तो या तो ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा. बाकी पैसिव में अगर मतलब एरर में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एरर में तो हम समझ ही लेंगे कि कहाँ पे गलती है. और अगर ऑप्शंस में दे रखा है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको दोनों दे रखे हो. और अगर दोनों दे रखे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, उससे जरूर करके आना, नंबर मिलेंगे. ठीक है, तो हाँ, तो बोथ आर करेक्ट. और ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं होता कि हमें दो सही चॉइस दीजिए. ठीक है, क्लियर होगा सबको, इजी सा है बिल्कुल. लैंग्वेज सम मनी हम दोनों को यूज करके बना सकते हैं. हम इसे सब्जेक्ट ले रहे हैं यानी डायरेक्ट को, तो हम इस तरीके से फॉर्म करेंगे. एंड अगर मी होगा तो देखो मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. मी का जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा आई बन जाता है. दिस इज योर सेकंड सब्जेक्ट हियर. इसका आई बना दिया तो आई वाज लेंट सम मनी बाय हिम, यानी आगे वो हम इसके साथ यूज करेंगे, मी3 आ जाएगा. चलिए तो आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो या लग रहा हो फिर से देखना है, या कोई भी ऐसी चीज है जो बात करना चाहो तो बात कर सकते हो.
पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव केस जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे, आपको पता है कि दो तरीके से बनते हैं। जनरली वो होते हैं पहले जहां पे हम लोग यस नो वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ये वो होते हैं जो हमारे मॉडल वर्ब से, ठीक है, या फिर हैज हैव हैड से बनते हैं, या फिर डू डज डिड से बनते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यस नो क्वेश्चंस जो बनते हैं दे generally start with auxiliary verbs, ठीक है। ये आपके जनरली ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका हैज हैव हैड हो गया, ठीक है, हैज हैव हैड, डू डज डिड, ठीक है, कैन मे माइट एक्सेट्रा लिख देते हैं हम इसके साथ में, ठीक है। तो जो आपके जनरली क्या होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये उन्हें बोलते हैं हम लोग यस नो वाले क्वेश्चंस, यानी कि क्योंकि इसका आंसर जनरली हमको यस या नो में ही मिलता है या उसमें ही देते हैं, ठीक है। जिससे द क्वेश्चन इज आर यू रेडी, either will say yes or no, ठीक है। तो ये वाले हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस, वो जो स्टार्ट होते हैं किससे, WH से, ठीक है। They start with interrogative word, ठीक है। तो जो आपके इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, उनसे स्टार्ट होगी, जैसे why, who, what, okay, how, when, where, etc. ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे हाउ WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इसी कैटेगरी में आ जाएगा ये। चलिए, नाउ ये दो कैटेगरी हो गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। पहला ये, फर्स्ट वन इज दिस, जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, एंड सेकंड वन इज दिस। अब लिखते हैं हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, पैसिव ऑफ यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर उन क्वेश्चंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने ये पढ़ा आर यू रेडी, इस टाइप का कुछ भी, ठीक है, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका जैसे अगर हमारा पहला होगा, पहला इसमें लिखते हैं डू डज से स्टार्ट होने वाले। एक्टिव में हमारा होता है जैसे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वीवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा, डज ही नीड सम मनी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आप क्वेश्चन डू डज से पूछते हो, ठीक है, डज आप उसका सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं। तो डज ही नीड सम मनी, पैसिव क्या होगा इसका, सर इसका पासिव भी हो सकता है कि इज सम मनी नीडेड बाय हिम। बिल्कुल सही, इसका पैसिव हम इसी तरीके से बनाते हैं। देखो पहली चीज तो, अब नया सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ इस तरीके से बनता है कि इज एम आर, जो कि लास्ट वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जैसे कि ये है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए वो पहले आ जाएगा यहाँ पे, देन हमारा नया वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, S1 लिख सकते हैं, S' लिख सकते हैं, कुछ भी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, देन हमारा बाय वाला एजेंट, जो भी हम बात बोलना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही इसका हो जाएगा, इज सम मनी needed by him,
ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना होता है इसमें, जैसा हमारा ये सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन इनकेस अगर बनता है और अगर हमें एरर फाइंड करना होता है या फिर जो ऑप्शंस हैं उसमें से हमें करेक्ट सिलेक्ट करना होता है, एक सेंटेंस को करेक्ट चॉइस में बनानी होती है, तो बस सेंटेंस वाले वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। बाकी आपका सब्जेक्ट आ जाएगा इस सम मनी जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ये सब्जेक्ट, देन V3, बाकी बाय हिम यानी कि बाय एजेंट। Sir, are there any cases wherein we cannot translate into passive? We will talk about those as well. कि जहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे हम सारी चीजें बात करेंगे भी आगे। Okay? तो जो भी इस तरीके के सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें हम जो नॉर्मल रूल से नहीं समझे आ सकते हैं वो भी देखेंगे भी आगे, तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है, उन्हें भी देखेंगे और कहाँ पे हम नहीं कर सकते वो भी देखेंगे। चलिए, क्लियर होगा सबके लिए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर यस सर जैसे जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन सब सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो तो फैक्ट है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे नरेशन में भी नहीं होता तो वो पैसिव में भी नहीं में कन्वर्ट भी नहीं होते, है होंगे, ना? हाँ हाँ हाँ। तो एक वो जैसे उसने क्वेश्चन को पूछा कि कौन सा सेंटेंस है, तो उसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखो होता है। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि इफ सम पर्सन इज सेइंग समथिंग, ठीक है, अगर कोई इंसान अपनी बात में फैक्ट बता रहा है तो वो वाली चीज हो गई। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसमें तो हम लोग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मेरा मतलब है कि अगर कोई इंसान एक डायलॉग इस तरीके का बोल रहा है तो हाँ चेंज नहीं करेंगे। यस, फैक्ट्स में चेंज नहीं होता, हम लोग इस तरीके के नहीं बोलते, फैक्ट्स में चेंज नहीं होता, बिल्कुल सही, करेक्ट। आगे बढ़े। So active passive में we are just मतलब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, that's the या gist of it, right? यस यस So यस let's say the case that Deepti just mentioned, sun rises in the east, and I say east is the direction in which sun rises. ओके। So can this be passive? And नो ये देखा जाए तो हम लोगों ने ना हमने जैसे हम लोग जनरली इसमें कर रहे होते हैं तो V3 और ये सारी चीजें करके करते हैं, तो यहाँ पे हमने बस सेंटेंस को अलग तरीके से फॉर्म किया, इसमें एक्टिव पैसिव जैसा नहीं हुआ, बिकॉज आप जब बाद में सनराइजेस लिख रहे हो उसमें वो बिल्कुल उसी सब्जेक्ट और वर्ब वाली फॉर्म में ही है। ईस्ट इज द डायरेक्शन वेयर द सनराइजेस, यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। जैसे सनराइजेस आप सब्जेक्ट और वर्ब जिस तरीके से लगा रहे थे उसी फॉर्म में तो लगा रहे हो। यू हैव जस्ट रीफ्रेम्ड द सेंटेंस, यू हैव जस्ट रिकंस्ट्रक्टेड द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस का वॉइस चेंज नहीं हुआ है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस स्टार्टेड विद डू, यानी कि वो क्वेश्चंस जहाँ पे जो हमारे डू से स्टार्ट हो रहे हैं, डिड से स्टार्ट हो रहे हैं अब, ठीक है, डू डज हमने किया, नेक्स्ट इज डिड। डिड आप लोगों ने वर्ब्स कर रखे हैं, काफी लोगों कितने लोगों ने कर रखे हैं यहाँ पे, लाइक वर्ब्स का मतलब है मेरा, जैसे अगर आप पार्टिसिपल की बात करते हैं, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, स्कूल में करा था। स्कूल की बात किया है किसी ने भी यहाँ पे? नहीं, क्लासेस में कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों का तो ऑलमोस्ट हो चुका है गेस यहाँ पे सिलेबस। नो, चलो फिर आई वाज अबाउट टू गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम देयर, तो जब मैं वो कराऊंगा तभी एग्जांपल दूंगा उसके, वरना अभी दिक्कत होगी। चलिए, सर आप एग्जाम आप पढ़ा दीजिए, अगर उसमें फिर डाउट होता है तो वी कैन आस्क। नहीं एक्चुअली क्या होगा उसमें, आई हैव टू टेल यू, उसमें पूरा बेसिक ही खराब हो जाएगा क्योंकि हमें उसके अंदर एक्टिव पैसिव में सेंटेंसेस उसमें दिए जाते हैं, और जो मैं अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं उसकी बात ही कराऊंगा वाला बताने के बाद, छोटा सा पार्ट है, हम उसके ये कंप्लीट करने के बाद उसे पढ़ लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि वर्ब का वेट करूंगा, मैं इसी क्लासेस में ही आपको समझा दूंगा। हो गई, ओके।
did plus subject plus v1 plus object. This is your active voice. तो पैसिव में इसका क्या बनेगा, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखेंगे इसके तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका, एक्टिव में सेंटेंस अगर होता है डिड ही एंटरटेन यू, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग फिर से लगाएंगे, यस वर यू एंटरटेन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिपेंड करेगा इस वाले सब्जेक्ट पे, was और were प्लस द नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस v3 देन योर बाय एजेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डिड ही एंटरटेन यू, इसमें क्या हो जाएगा इसका, वर यू एंटरटेन बाय हिम, इसका पैसिव हो जाएगा were you entertained by him, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट डायरेक्ट हम देखते हैं फिर जल्दी, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हैज हैव हैड, तो एक्टिव में द क्वेश्चन is formed somewhat like this, ठीक है। इसके साथ हम लोग v3 लगाते हैं क्योंकि हमने has have had लिख लिया, ठीक है। then your object and इसके पैसिव में क्या होगा, ठीक है, ये लगेगा हमारा इस वाले, यानी कि जो पहले ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सिंगुलर प्लूरल हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, देन been plus v3 plus your by agent, if there is any subject we have to write it here. So activate, if you create a sentence has John written a book, now this is a new subject, passive में A book has been written by John. again, फिर से बताइए, Sir, has the book been written by John? yes has a book, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हैज लगाया क्योंकि हमारी सब्जेक्ट जो नया बन रहा है वो भी सिंगुलर है, तो हैज देन योर सब्जेक्ट देन बीन देन द थर्ड फॉर्म written by John, correct, ठीक है। has a book been written by John, okay, तो स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल अप करिए, बी आपका ही रूट है, देख लीजिए एक बार, सर इससे ऊपर वाला सर, इससे ऊपर यहाँ पर, जी जी ओके, जी सर एक सेकेंड, जी सर हो गया हो गया, नेटवर्क इशू था जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन स्टार्टिंग विद मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उसके किस तरीके से फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्टिव में इसका आएगा योर मॉडल वर्ब प्लस योर सब्जेक्ट। अब क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट,
ओके, इसका पैसिव, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, कैन ही कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमारे उसी मॉडल वर्ब के यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, इसके साथ लगाएंगे, देन यहाँ पे आपका नया सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस पी। अब इसके साथ हम लोग इसके साथ में V3 लगा देंगे, प्लस योर बाय एजेंट, क्या हो जाएगा, Can the situation be controlled by him? yes, can the situation be controlled by him, ठीक है। तो बस सिंपल है, आई गेस इसमें कुछ भी नहीं, आपका नया सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, एंड बी प्लस V3 देन योर एजेंट, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स WH क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग WH क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सर यस, सर एक्चुअली मेरा एक डाउट है कि अभी जैसे आपने मोडाल वाले यूज किए थे जिसमें कैन वगैरह था, तो अगर हम हमारा एक्टिव सेंटेंस ये होता है कि कुड ही नॉट ड्राइव द कार, तो इसका पैसिव हम ऐसे बनाते हैं कि कुड द कार नॉट बी ड्रिवन बाय हिम। यस, तो हम अगर जो नॉट वगैरह है वो हम हमेशा बी से पहले लगाते हैं सब्जेक्ट वन के हाँ, साथ। यस 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 यस, बिल्कुल, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग इस लिखेंगे भी, और हाँ उसके पहले लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ मॉडल वर्ब जो यहाँ पे मॉडल यूज कर रखा है, वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू दैट और अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। अब क्योंकि क्या है, ये सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, जो भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट न्यूट्रल, मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल उससे फर्क नहीं पड़ता ऐसे, तो हाँ उसको वैसे क्या वैसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अगर मैं WH क्वेश्चन में लिखता हूँ जैसे एक्टिव वॉइस में, why have you broken the mirror, ठीक है। इसका पैसिव आपको पता है कि क्वेश्चन आप यहीं से स्टार्ट करोगे वाई से, बट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, द मिरर, ठीक है। तो नया जो यहाँ पे आप वर्ब लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, इसी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, Why the mirror have been broken by? Has been. not has been, because you are asking question, अभी भी क्वेश्चन नहीं, listen देखो यहाँ पे क्या है ना, why have you broken the mirror, ठीक है। सब्जेक्ट ये आपका, तो वर्ब पहले आ रहा है क्योंकि ये सवाल है, ठीक है, तो हमें उससे वर्ब पहले ही लेना है। सब्जेक्ट आपका मिरर होगा लेकिन वर्ब तो पहले लिखोगे ना, तो why has, Oh हाँ, sorry. है ना, why has the mirror been broken by him। और इसी तरीके पता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके के पूछ लेते हैं, जैसे कई बार क्या होगा, दे आर नॉट एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होंगे लेकिन वो पहले लगा देते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो पहले नहीं लगाते, ठीक है। तो ये वहां पे भी ध्यान रखना होगा। तो व्हाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय हिम, क्योंकि मिरर अभी क्या है हमारा सिंगुलर है, क्योंकि साथ हम लोगों ने यहाँ लगाया, होंगे ना, यस, एग्जाम में इसके ऑप्शन भी होंगे ना। हाँ ऑप्शंस होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन हमें मतलब ध्यान देना होगा उस चीज पे। हिम कैसे है, फिर से बोलिए, हिम कैसे आया सर वहाँ पे, यू, अच्छा हाँ सॉरी, में you यू, या करेक्ट। मैं किसी और पे इल्जाम लगा देता अभी, मिरर थोड़ा देखा। चलिए, अब नाउ देखो यार ये क्वेश्चन तो इस तरीके से बन जाते हैं, बट वी नो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस में व्हिच स्टार्ट्स विद, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हु और होम से जब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे हु वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट जैसे देखते हैं, द क्वेश्चन इज हु
wrote the रामायण। इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पैसिव दो तरीके से मिल सकता है, यानी कि आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस की बात करोगे तो दो तरीके के एग्जांपल्स इसमें देखने को मिलते हैं। पहला तो बनता है हमारा फेमस, इससे स्टार्ट होता है वो, रामायण वाज रिटन बाय whom? नो, वी स्टार्ट विद बाय whom, है ना। बाय whom was the रामायण written। ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को बोलने का, इस क्वेश्चन को पूछने का, ओके। दूसरा पैसे बन सकता है इसमें, who was the रामायण written by। ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग और आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ईदर यू कैन फॉर्म इट दिस वे और दिस वे। ठीक है, यू कैन गेट द ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस मिले तो यू कैन गेट इट बोथ वे। और ठीक है, तो एक तो तरीका या तो तुम्हें पता है, दिस इज अ कॉमन, दिस इज अ कॉमन वे ऑफ राइटिंग बाय whom was the रामायण written। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो स्टार्ट, तो यहाँ पे ध्यान ही देना होता है who was the रामायण written by, यहाँ पे कभी भी whom नहीं होगा। ठीक है, whom नहीं लिखा जाता, ऑल्दो क्वेश्चन whom करके पूछा जाता है, लेकिन whom नहीं आएगा, who is correct, तो who was the रामायण written by। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। इससे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर कोई सेंटेंस आपका इससे जैसे प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है ना, इफ द सेंटेंस इज एंडिंग विद द प्रीपोजिशन देन यू हैव टू बिगिन इट विद who। ठीक है, चाहो तो इसे लिख सकते हो, if the preposition comes at the end of the sentence, then So, use who or start the question with who। Yes, बोलिए। so here both are passive voices. By Yeah. whom was the Ramayana written, written, and who was the. रामायण written by। But is in the second question, Mhm. isn't the subject the person who wrote the Ramayana? Like, who was the Yeah. Ramayana written by? Yeah, he is the subject, that's why we are using it like this, इसलिए हमने who लगाया। अगर हम उस सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे होते, we are not referring to the subject, then we would have said whom। ठीक है, हम उसी की बात करें जिसने लिखा है, तो इसीलिए हमने उसके लिए who लिखा है कि किसने लिखा है उसके लिए पूछ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या पूछ रहे हो तुम, फिर से पूछो, मतलब did you get the answer? No, but Ask I again. thought कि active and passive was interchanging with subject and object. अच्छा, it's not like कि we have to literally bring the Ramayana in the beginning, ऐसा नहीं होगा। Okay, when you are asking a question, तो it's not like कि हम रामायण को स्टार्टिंग में लिखेंगे तभी हो पाएगा। देखो ये तो सिंपल है, हमने who का who में चेंज किया, by whom was the रामायण written, who was the रामायण written by। जो आप इस तरीके से written by लास्ट में लिख रहे हो तो उसकी वजह से हमने who लगाना पड़ता है यहाँ पे। ओके, तो who was the रामायण written by, whom was the रामायण doesn't make any sense। और बस हम सिंपली याद रख सकते हैं लास्ट में प्रीपोजिशन है, then you have to write who here। ठीक है, तो यार आस्किंग कि यहाँ पे whom क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, और we can write it in some another way। This if I have to write a question, I can ask like this: who is that letter from? ठीक है, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ who is that letter from, तो whom is that letter from नहीं। ठीक है, ये तुम्हें किसने दिया, who did you, या फिर तुमने वो चीज कैसे दी थी, give it to। ठीक है, who did you
give it to. इसको सिंपल अगर बनाते by whom was who is that letter from, by whom was it letter, ठीक है, या फिर by whom या to whom did you give it to, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछते। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये who से ही स्टार्ट होगा, लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है तो, ओके। सो इन दिस वन who wrote the Ramayana or whatever the question is, ठीक है। तो या तो हम सिंपल, क्योंकि ज्यादातर जो सबसे कॉमन तरीका है बोलने का by whom से है, ठीक है। अगर इसके अलावा आप इसे इस तरीके से लिखते हो तो you just have to remember कि स्टार्टिंग में who आएगा। Is it clear? Yes, sir. Also, sir, did you tell the passive for that sentence? Are you ready? Well, no, I just asked कि वहाँ पे वो था स्टार्टिंग में। Did you be writing I'd the gotten beginning? disconnected, so I don't know whether that, No, that's been covered it or was not. just the example of कि किस तरीके से पूछने आने वाले। What are the But questions still, which in are case you formed? have to write a passive for that, what will it be? Are you ready? I don't see उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे आप लोग। Was he Active ready? passive No, करने के लिए was he verb होना ready? जरूरी होता है ना? Yeah, verb होना जरूरी था। Yes, exactly. वो तो बस मैंने क्वेश्चन पूछा था कि are you ready and उसका आंसर yes or no में हम लोग बोलेंगे, because verb को तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसमें। When I'm saying are you ready, यहाँ पे क्यों हमारे पास helping verb भी आ रहा है ना सारे में। Yeah. तो was he ready? No, this is not the passive. ये बस ऐसे ही है। टेंस भी चेंज होगा वहाँ से। इससे क्वेश्चन करने के बाद हमको पता चलता है ना कि उस सेंटेंस का वॉइस होगा या नहीं। व्हाट या हाउ से क्वेश्चन करके पता चलता है ना, मतलब वो सर कौन सी में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी अगर व्हाट या हाउ से जब क्वेश्चन आगे बनता है देन बीच में वर्ब आता है तब हमें पता चलता है इसका वॉइस होगा या नहीं। यस, हाँ बिल्कुल सही। जब हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं और उसमें आगे वर्ब आता है उसको देख के हमें पता चलता है इसका बोलेगा या नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट द वर्ब इनटू द एक्टिव और पैसिव, जो भी हम लोग शुरू से देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोगों को एक्टिव पैसिव जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोनाउन के कन्वर्जन के लिए। क्योंकि हम जब प्रोनाउंस पढ़ते होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ये वाली चीजें पढ़ते हैं तो हल्का फुल्का वहां पे यूज उसका आता है एक्टिव पैसिव का। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को व्हाट डू यू फाइंड इट इजी, मतलब डू यू वांट द कन्वर्जन लाइक डायरेक्ट सब्जेक्ट, जो भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करना, यू फाइंड इट इजी, और यू फाइंड द स्ट्रक्चर जो हम इस तरीके से लिखते हैं वो ज्यादा अच्छे समझ में आता है? क्या चीज याद रहती है आप लोगों को, मतलब क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हम लोग बचपन से दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं इसे दोनों तरीके से। बेटर आई थिंक, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर तो याद नहीं रहता। Yes, that's what I find. Actually, sir, sometime what I was know, we have WH question family, right? Except so for some, there may be lot of questions. So what You go if ahead. we get one general form, then we can utilize the same form for every kind of questions, no? अच्छा, so you are saying कि अगर हम एक बार स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं then we know कि आगे वाले सेंटेंस को how we have to form another example or another sentence into passive. Yes. ओके, तो दैट इज द वन वे। हाँ बिल्कुल हम इस तरीके से कर सकते हैं। बट हाँ, ये इस बात से भी अग्री करूंगा कि अगर हम जितने ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ते हैं ये हमारे बिल्कुल लैंग्वेज का पार्ट हो जाता है एंड हम उसे एक्वायर कर लेते हैं। फिर नए सेंटेंस को हम बिना सोचे विदाउट लाइक गेटिंग इनटू द स्ट्रक्चर थिंग हम उसे कन्वर्ट कर पाते हैं। बट स्ट्रक्चर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो हम ये तो साथ में लिखते हुए चलेंगे। और लेकिन हाँ, एग्जांपल्स हम बहुत सारी करेंगे जहाँ से, और ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे दोनों चीजें। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अच्छा, इसका बेसिक जैसे मैं वाले रूल्स आपको लिखवाऊंगा, जैसे अगर मैं बोलते हैं कि यस, बोलिए। मेरा आवाज शायद लेट जा रहा है, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में और एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में देखो क्या होता है। डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जैसे मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट ही होता है। जैसे मैंने आपसे बोला मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक
ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये मैंने बोला, ठीक है, आई हैव सेड दिस थिंग। अगर आप ये सामने वाले को बताते हो, यू कैन टेल इट इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है, कि शशांक सेड मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप या तो मेरे डायरेक्ट जो वर्ड्स मैंने यूज किए वही बता सकते हो। शशांक ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, और इधर यू कैन से इन योर ओन वर्ड्स कि शशांक ने बोला कि वो दिल्ली जा रहा है। शशांक सेड दैट he was going to Delhi, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि आपने जब एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड्स बोले हैं आप उन्हीं को यूज करके किसी थर्ड पर्सन को बता दो, तो दिस इज डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जब आप उसे अपने वर्ड्स में बताओ, तो अपने वर्ड्स में मतलब क्या होगा कि बस सिंपल, कि जो मैंने वर्ड्स यूज किए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो शशांक ने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसने मुझसे ये कहा। तो दूसरा तरीका होगा, शशांक ने कहा कि वो दिल्ली जा रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट, वेयर यू यूज योर ओन वे ऑफ, मतलब खुद ही एक तरीके से बताते हो अपने तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए सब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं इसमें। एक्टिव पैसिव क्या होता है? एक्टिव पैसिव में हम लोग, इफ यू आर डूइंग सम एक्शन, सिंपल तरीका ये होता है कि एक्टिव में जहां पे हमारा सब्जेक्ट प्राइमरी हो, जो डूअर है सब्जेक्ट, या फिर मैं अब यहाँ पे लिखने के लिए, समझाने के लिए से बोल देता हूँ, अगर हम सब्जेक्ट को या हमारे डूअर को प्राइमरी रखते हैं, वो हमारे लिए इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस वो होता है जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्राइमरी रखते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जो भी एक्शन हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इसका जरूरत क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सेंटेंसेस यूज करते जा रहे हैं और मतलब जबरदस्ती में ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। कई बार फर्क पड़ता है इस वाली चीज पे, कई बार हमारे लिए एक्शन ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल पहले दिन दिया था कि जब इस तरीके से बोलते हैं ना कि जहां पे अगर कस्टमर केयर का आपके पास कॉल आता है, ठीक है, किसी भी मतलब जैसे कॉल, फोन का बिल का हो या फिर किसी भी चीज का, तो क्या बोलते हैं कि सर बिल पे कर दीजिए वरना आपको कॉल काट दिया जाएगा या फिर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो वहां पे एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कौन करेगा वो नहीं बोलेगा कि हमारा एजेंट जाके ये काम करेगा, वो नहीं बोलते वहां पे। तो जहाँ पे एक्शन या जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जरूरी होता है, या फिर आप जो आपका डूअर है वो ज्यादा काम का नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता होता कि ये काम कौन करेगा, जाके कनेक्शन कौन काटेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा हो जाएगा। तो जो हम लोग जो एक्शन होने वाला है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे प्राइमरी रखते हैं, उसे प्राइमरी पोजीशन पे रखते हैं, तो उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। और जो हम लोग एक्टिव, यानी एक्टिव वॉइस होता है जहां पे हम सब्जेक्ट या जो डूअर है उसे प्राइमरी पोजीशन पे रखें। क्लियर है चीज? सर यस सर, तो जैसा अभी आपने वो सेंटेंस बोला था आर यू रेडी वाला, तो हम आर यू रेडी को पैसिव के वॉइस में नहीं बोल सकते, हम उसको एज अ नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में, हाँ, उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत, अगर उसमें कुछ होगा देन आई विल टेल यू, बिकॉज़ आई हैवंट रेड इट येट कि कहीं पे उसे कन्वर्ट कर सकते होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें आई विल सी कि अगर उसमें कुछ हो सकता है, तो बिकॉज़ आई हैवंट रेड इट येट, कि कहीं पे भी नहीं पढ़ा है मैंने कि उसको कुछ कन्वर्ट किया हो। वो बस एग्जांपल था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं उसके एग्जांपल था। करेक्ट? ओके सर। या और बाकी देखो इसका जहाँ पे हम लोग ये वाले चीजें जरूरी होती है, इसीलिए हम लोग जब वो वाले पढ़ते हैं ना सेंटेंसेस, जहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट ये इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, लिखा नहीं है, लेकिन जब भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे इफ आई एम सेइंग सिट डाउन, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज, जनरली हम ये मान के चलते हैं ना, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है, यस, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लेके आओ, जब सामने बोल रहे हो, इसका वो क्या बनते हैं, अगर लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, तो जो आप लोग वो देखते थे ना पुराने जमाने के जो राजा महाराजा वाला जो कुछ भी प्रोग्राम आता था, तो उसमें आपको पता है वो पैसिव वॉइस बोलते हैं, एक गिलास पानी लाया जाए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन लेके आ रहा है, उन्हें सब्जेक्ट से मतलब, उन्हें उससे मतलब नहीं डूअर से, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनका
वाटर, तो उनके लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पे वो लोग यूज करते थे, उनके लिए पता है कि उनको उनको पानी चाहिए भी, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, समथिंग लाइक दिस। ऐसी केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्राइमरी रखते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और सॉरी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस? सर सेम हमारा उसमें भी होता है। सर सेम हमारा, जैसे अगर हम न्यूज चैनल सुन रहे होते हैं तो अगर कोई भी बिल पास होता है तो वो लोग ये कहते हैं कि एक बिल लाया गया। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब आप अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल देखोगे कि कहाँ पे से यूज किया जाता है, तो इट इज बहुत ही, मतलब इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और आप भी बहुत बार यूज करते हो। जैसे क्या होता है, बहुत ही सिंपल से बताता हूँ, घर पे अगर फ्रिज में चॉकलेट रखी है, कुछ भी ऐसा है, ठीक है, और किसी और को भी खानी थी लेकिन आपने ज्यादा खा ली, तो अगर कोई पूछता है कि चॉकलेट कहाँ गई, तो जनरली हम ये नहीं बोलते कि वो मैंने खा ली, बोलते वो तो खत्म हो गई। तो वहां पे भी आप सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहे हो, आप जो पैसे प्राइमरी ला रहे हो, किसे ला रहे हो, ऑब्जेक्ट को, कि भाई वो खत्म हो गया, किसने खत्म किया वो मत पूछो, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। तो जो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अवॉइड करते हैं, खुद को बचते हैं उस चीज से, दिस इज पैसिव, गॉट इट? सर वो प्रीपोजिशन वाला तो कम पैसिव बोल दिया सर। क्या? सेंटेंस के एंड में जो प्रीपोजिशन है ना सर, वो जो हाँ टॉपिक जो देख रहे थे, हाँ, तो पैसिव, ये पैसिव ही लिखा था हम लोगों ने, दिस वाज पैसिव पैसिव। लिखा। ये पैसिव, या ये मैंने ये तो कह रहा था कि पैसिव में अगर लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है जब आप पैसिव फॉर्म कर रहे हो, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था, दिस वाज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। मैंने ये कहा था कि अगर आप डायरेक्ट इसका बाय हुम लगा के लिख रहे हो तो ऐसे बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर लास्ट में प्रीपोजिशन आ रहा है तो आप हु लगाओगे हमेशा, ये था यहाँ, ठीक है। चलिए तो फिर अभी यहाँ तक रखते हैं इसे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड यस, मैं वर्कशीट कराऊंगा बिल्कुल, मैं इसमें आपको कन्वर्ट करने वाली क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ ही साथ एरर्स वाले भी करूंगा, ठीक है। एरर्स भी करेंगे हम साथ में, कि एरर अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विल स्टार्ट विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू गाइस।